Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो कंट्रीज की स्टोरीज, दैट इज श्रीलंका एंड बेल्जियम। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे श्रीलंका ने अपने सिटीजन के साथ पावर शेयर की, हम ये पढ़ेंगे कैसे बेल्जियम ने अपने सिटीजन्स के साथ पावर शेयर की। दोनों ने अलग अलग तरीकों से पावर शेयर की और हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे कि दोनों के पावर शेयर करने के अलग तरीकों की वजह से क्या अलग इफेक्ट निकले। ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने अपने सिटीजन के साथ अपने पावर्स कैसे शेयर किए, इसी बात को हम इस पूरे चैप्टर में डील करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पहले आपको रिमाइंडर दे दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाए एक सवाल और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारे आने वाली वीडियोज में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गवर्नमेंट के पास, जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, अपने पावर्स को सेपरेट करके रखती है तीन पार्ट्स में। आप जानते होंगे कौन से तीन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने पावर्स को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसी को पावर शेयरिंग कहा जाता है। अब ये पावर जो शेयर किया जाता है, कौन करता है, हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। मोनार्क कभी ऐसा करता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी के अलावा अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे तो इन पावर शेयरिंग के फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी या कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जब की जाती है तो इन तीनों के पावर बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होते हैं और बहुत ही क्लियरली मेंशन होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे श्रीलंका और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयर की। हमें यह भी पढ़ने मिलेगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अलग अलग तरीकों से कैसे हैंडल की जाती है। हम इंडिया जैसे कंट्री को देखते हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इनफैक्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है इंडिया। तो हमारे कंट्री में हमारी गवर्नमेंट कैसे पावर शेयर करती है वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। लेकिन हम दो कंट्रीज का एग्जांपल ले रहे हैं, श्रीलंका और बेल्जियम का, इसलिए क्योंकि दोनों कंट्रीज में अलग अलग केसेस हुए। इन दोनों कंट्रीज में अलग अलग मेथड अपनाए उनकी गवर्नमेंट ने पावर शेयर करने का, और उससे हमें अच्छा एग्जांपल मिलेगा कि गलत तरीकों से या अलग तरीकों से पावर शेयर करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट निकल कर आते हैं। तो पावर शेयरिंग के बात में आप एक क्लियरली समझ लीजिए व्हाट इज पावर शेयरिंग। और शॉर्ट में आपको समझना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ पावर शेयर करती है। किस फॉर्म में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को पीपल क्या करते हैं, चुनते हैं। ये कौन होते हैं? ये लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। यानी कि ये पावर इनडायरेक्टली किसके साथ शेयर की गई है? पीपल के साथ शेयर की गई है। किसके साथ शेयर की गई है? पीपल के साथ शेयर की गई है। तो यही पावर शेयरिंग कहा गया है। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर हम यही डील करते हुए नजर आएंगे कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग करती है, किसके साथ? अपने पीपल्स के साथ। कैसे डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग करती है? अपने पीपल के साथ, अपने सिटीजन के साथ। अगर सही तरीके से पावर शेयरिंग की जाए तो एक कंट्री बहुत डेवलप हो सकती है, और गलत तरीके से पावर शेयरिंग की जाए तो हो सकता है कि सोसाइटी का या कंट्री का डेवलपमेंट ना हो, बहुत सारे झगड़े हो जाए और कंट्री डिवाइड भी हो जाए। इस तरह की चीजें हमें देखने मिलती हैं। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डील करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम पावर शेयरिंग के एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहा जाता है कि इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज ए वॉइस। हर एक को आवाज, मतलब हर एक की आवाज, यानी हर एक को चांस मिलता है अपने थॉट्स को, अपनी डिमांड को सामने रखने का ना। इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज ए वॉइस और चांस टू फॉर्म पब्लिक पॉलिसीज, यानी लोगों के लिए, आम जनता के लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन अच्छे रहेंगे, आम जनता की भलाई के लिए कौन सा काम होगा, कौन सा लॉ उनके लिए अच्छा होगा, ये डिसाइड करने का चांस पीपल को भी मिलना चाहिए। उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना, या उनकी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए लॉ बनाते वक्त, किसको? गवर्नमेंट को, है ना। तो वही बताया गया है, इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज ए वॉइस और चांस टू फॉर्म पब्लिक पॉलिसीज और रूल्स एंड लॉज, ठीक। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? पावर शेयरिंग कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको दें, अगर कोई मोनार्क होता है तो वो अपने सिटीजन से कभी नहीं पूछता कि मैं ये लॉ बनाना चाहता हूं, मैं ये लॉ बना रहा हूं, आप क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से कौन सा लॉ बनाना चाहिए, इस तरह की बातें अपने सिटीजन से नहीं करता। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर जो है पीपल से पहले वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे,
आपको ये बातें मानेंगे अगर आप हमें चुनाव में जिता देंगे तो, फिर चुनाव जीतने के बाद तो उन्हें पीपल की डिमांड्स को मानना पड़ता है, वरना अगले इलेक्शन में हार जाते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में पीपल की वॉइस होती है, यानी लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी डिमांड्स को अपने नेता से मनवा सके, यानी उनकी भी बात का ख्याल रखा जाता है, उनको भी वैल्यू मिलती है किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। याद रखिए कौन करता है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही पावर शेयरिंग करती है। और ये पावर शेयरिंग किसके साथ करती है, अपने सिटीजन्स के साथ करती है। याद रखिएगा पावर शेयरिंग हमेशा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, किनके साथ करती है, तो अपने सिटीजन्स के साथ करती है। और किसे कहा जाता है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में हर किसी को प्रॉपर चांस, मौका मिलता है कि वो पब्लिक की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उसमें उन्हें क्या मिले, चांस मिले बोलने का, उनकी डिमांड रखी जाए, साथ ही साथ उनके थॉट्स को सुना भी जाए। इसी बात को कहते हैं क्या, पावर शेयरिंग। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग में कंट्री का एग्जांपल जो कि है बेल्जियम कंट्री। तो चलिए हम देखते हैं केस ऑफ बेल्जियम। सो स्टूडेंट्स लेट अस एग्जामाइन द केस ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले हम बेल्जियम की बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम उसके केस की स्टडी करेंगे। पहले जो हम बेल्जियम की बात करते हैं तो देखते हैं कि बेल्जियम जो है वो एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट है मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर होती है। तो आप गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आगे के चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो बेल्जियम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्टेट है। दूसरा ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, वेस्टर्न यूरोप में। जी हाँ, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है, लाइज है। ठीक, दूसरी बात कि ये बेल्जियम जो कंट्री है वो अपनी कंट्री की बॉर्डर किन कंट्रीज से शेयर करता है। एग्जाम में याद रखिए आपको बार बार ये केसेस पूछे जाते हैं, आपको केस पूछा जाएगा कि बेल्जियम का केस बताओ और या फिर श्रीलंका का केस बताओ, तो आपको बहुत ही डिटेल में एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है। दूसरा वो कहां पर लाइज करता है, यूरोप में लाइज करता है, ये बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमने देखते हैं कि जो बेल्जियम कंट्री है वो अपने बॉर्डर जो है कंट्री की किन किन कंट्रीज के साथ साथ शेयर करते हैं, यानी बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है कौन, हमारा बेल्जियम कंट्री। ठीक, तो 4 कंट्रीज है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम शेयर इज बॉर्डर विद 4 कंट्रीज, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये बात क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी इसकी पॉपुलेशन एग्जैक्ट 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़। यानी हमारे इंडिया की तरह बिग कंट्री तो नहीं है, है ना। इसकी पॉपुलेशन जो है लिटिल ओवर 1 करोड़, वो तो हरियाणा के हाफ है। हरियाणा की पॉपुलेशन इवन इससे डबल है ना, 2.3 2.2 करोड़ कुछ ऐसी पॉपुलेशन है हरियाणा की। यानी ये जो है ट्वाइस हाफ है किसके, हरियाणा की पॉपुलेशन के, यानी उससे भी छोटा कंट्री है, हमारे एक स्टेट से भी छोटा कंट्री है। वहां पर हम देखेंगे क्या कंडीशन चली है। तो और तो और इसमें जो इथनिक कंपोजिशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये इथनिक क्या होता है, सोशल डिवीजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एथनिक कहते हैं। और लैंग्वेज पे बेस पे जो डिवीजन होता है उसको हम लिंग्विस्टिक डिवीजन कहते हैं। याद रखिएगा, जो सोसाइटी में डिवीजन रहेगा, सोशल बेस का डिवीजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इथनिक। और जो लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक। तो ये बातें हम क्लियर है। बेल्जियम का हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि बेल्जियम क्या है, एक ऐसी कंट्री है जो फेडरल स्टेट है और साथ ही साथ कहां पर है, वेस्टर्न यूरोप में है। सेकंड थिंग, ये अपनी बॉर्डर जो है, कंट्री बॉर्डर जो है कहां शेयर करता है, किन कंट्रीज से, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से शेयर करता है। तीसरी बात कि इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है लिटिल ओवर 1 करोड़ है, इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा के हाफ भी नहीं है। ठीक, उसके बाद जो चौथी बात ये है कि ये जो कंट्री है बेल्जियम, यहाँ पर इथनिक कॉम्पोजिशन यानी कि यहाँ जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी, सोशल डाइवर्सिटी आप समझ लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या सोशल डिवीजन बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजियन या अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग रहते होंगे, है ना। इसलिए इसको क्या बोला गया, इथनिक कंपोजिशन जो है यहाँ की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमारी कंट्री की तरह ही बिल्कुल यहाँ भी। ठीक, इसलिए एग्जाम्पल पढ़े जा रहे हैं, इंडिया का समझना है तो ऐसी छोटी कंट्रीज का पढ़ के हम आसानी से समझ सकते हैं केस। चलिए, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ बेल्जियम। अब हम बात करते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम स्टडी करने से पहले हम इथनिक वर्ड को क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। तो इथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन। इथनिक वर्ड का मतलब होता है सोशल डिवीजन, लेकिन कैसा सोशल डिवीजन,
वो सोशल डिवीजन जो बेस्ड होगा किसके ऊपर, शेयर्ड कल्चर के ऊपर, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इथनिक वर्ड का मतलब होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन्स, दो कम्युनिटी के लोग, अगर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक तरह की कल्चर को शेयर करते हैं तो क्या बिलोंग करेंगे, एक ही इथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें कि जैसे महाराष्ट्र में जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, आप सावनेर की बात कर लीजिए, ठीक, और इधर सौसर तहसील की हम बात कर रहे हैं। सौसर और सावनेर की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र बॉर्डर पे बिलोंग करते हैं, दोनों अलग अलग स्टेट है, लेकिन ये दोनों इलाके के लोग, दोनों रीजन के लोग, सावनेर के लोग हो या सौसर के लोग हो, एक ही तरह कल्चर शेयर करते हैं। हम वो सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो कहाँ मनाए जाते हैं, सावनेर में यानी महाराष्ट्र मनाए जाते हैं। और तो हम लोग जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हमारा इथनिक कंपोजिशन क्या है, बिल्कुल सेम है। भले हमारा स्टेट अलग है लेकिन हमारा इथनिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि हम एक ही तरह कल्चर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप ये इथनिक वर्ड का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सो लेट अस स्टार्ट। इन बेल्जियम 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। बेल्जियम में एक जगह है जिसे फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, वहां पर बेल्जियम के 59% लोग रहते हैं। यानी जो 1 करोड़ से थोड़े से ज्यादा लोग हैं, है ना, उसमें से टोटल में से 59%, टोटल पॉपुलेशन के 100% में से 59% पीपल कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। बेल्जियम के 59% पीपल कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। ये 59% लोग रहते कहाँ हैं, फ्लेमिश रीजन में। साथ ही साथ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा, और 40% पीपल जो हैं कहाँ के, बेल्जियम के 40% पीपल रहते हैं वेलोनिया रीजन में। कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में। और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। दोनों को क्लियरली आप कोरिलेट करके रखिएगा। 59% पीपल रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच, फ्लेमिश डच। और 40% लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में, कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, अब 59 और 40, ठीक, 90, अभी भी 1% बचा हुआ है। और 1% जो बचे हुए लोग हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, जर्मनी के बॉर्डर पर रहते हैं। जर्मनी कंट्री उसकी नेबरिंग है, उस बॉर्डर वाले इलाके में कौन लोग रहते हैं, 1% लोग रहते हैं बचे हुए। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। जर्मनी के बॉर्डर पर रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स इतनी कंपोजिशन कहाँ का, बेल्जियम का। और आपको एक बात बताते हैं, ये तो हमने बात की ओवरऑल बेल्जियम की। ओवरऑल बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं 59%, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। ठीक, आपको अगर याद रखने में परेशानी हो रही है तो FD याद रखिए, यानी कि फ्लेमिश और डच, FD। ठीक, और 40% पीपल कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो याद रखने के लिए क्या रख लीजिए आप, WF, FD WF। ठीक, FD मतलब फ्लेमिश डच, WF मतलब वेलोनिया फ्रेंच। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 1% लोग जर्मनी बॉर्डर पर रहते हैं तो ऑब्वियसली कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक, ये तो हो गया ओवरऑल बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन। लेकिन अगर हम बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसल की बात करें, ब्रुसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। पूरी स्पेलिंग याद रखिएगा, ब्रुसल्स, एस जो उसमें एपोस्ट्रोफी भी नहीं है, प्लूरल के लिए भी नहीं है, उसके नाम में ही एस है। ठीक, तो बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसल, याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है। ठीक, वहां पर थोड़ा उल्टा है कंडीशन। पूरे कंट्री में 59% लोग मेजोरिटी है, यानी कि डच लैंग्वेज वाले क्या है, मेजोरिटी है। लेकिन ब्रुसल्स में उल्टा है। ब्रुसल्स में क्या होता है, 80% लोग फ्रेंच बोल देते हैं, है ना। 80% लोग ब्रुसल में क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यानी पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी है वो कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी है। 20% लोग वहां पर क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। 80% फ्रेंच और 20% क्या है, डच है। अगर इसका एग्जांपल हम अपने कंट्री से ले तो ऑल ओवर इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं और 60% लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि आप दिल्ली में चले जाएंगे तो दिल्ली में 80% लोग हिंदी बोलेंगे, 20% उर्दू या दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले मिलेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि ऑल ओवर बेल्जियम में 59% लोग क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज है वो, डच लैंग्वेज है। ठीक, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं FD, 59% FD मतलब 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बॉर्डर पर रहते हो, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसल्स, उस कैपिटल में उल्टा हो जाता है। अब 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो अगर हम फिर से एक बार बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन को रिवाइज करें तो हमें पता चलता है कि 59% लोग कहाँ रहते हैं,
फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा 40% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बचा 1%, तो 1% लोग जर्मन बॉर्डर पर रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। फिर हमने देखा कि थोड़ा सा जो कंडीशन है, ये पूरे कंट्री में जो कंडीशन है वो उल्टा है, अपोजिट है। कहां पर, बेल्जियम की कैपिटल कौन से, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। वहां पे कंडीशन क्या है, 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। यानी कि पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी है वो ब्रुसेल में माइनॉरिटी है। जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी है वो ब्रुसेल में क्या है, मेजोरिटी है। तो और यहां भी कंडीशन कुछ इस तरह से थी। तो इस तरह से पूरा कंडीशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पूरा इथनिक कंपोजिशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई इन दोनों कम्युनिटी के बीच। तो इथनिक कंपोजिशन पढ़ने के बाद बेल्जियम के, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों कम्युनिटीज जो थी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, इन दोनों के बीच कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हुए। तो चलिए हम बात करते हैं। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है और डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक, दो लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी है। यहाँ पर 1% जर्मन वाले तो उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, जर्मन बॉर्डर पर रहते हैं, वो कंट्री में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं फ्रेंच की और डच की। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो क्या है, माइनॉरिटी है, क्लियर है, क्योंकि ये लोग कितने परसेंट थे, 40%। ठीक, और जो डच बोलने वाले थे टोटल कितने थे कंट्री में, 59%। तो ये क्या हो गए, मेजोरिटी हो गए। ये क्या बन गए, मेजोरिटी। याद रखिए हम यहाँ पर बेल्जियम कंट्री की बात कर रहे हैं, ब्रुसेल कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रुसेल में तो उल्टा था, है ना, 80% फ्रेंच 20% डच। लेकिन हम बात कर रहे हैं टोटल कंट्री की बात कर रहे हैं। तो टोटल कंट्री में जो फ्रेंच लोग है वो क्या है, माइनॉरिटी है, और जो डच लोग है वो क्या है, मेजोरिटी है। बट प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि जो मेजोरिटी पीपल हैं और जो माइनॉरिटी पीपल है, दोनों में कंपैरेटिवली माइनॉरिटी क्या है, रिच है। माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो क्या है, रिच है, यानी अधिकतर फ्रेंच बोलने वाले रिच पर्सन्स हैं। ठीक, और जो डच बोलने वाले हैं वो क्या है, पुअर है एज कंपेयर टू फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो एक कम्युनिटी अगर पुअर है, दूसरी कम्युनिटी अगर रिच है, तो दोनों के बीच जाहिर है कि क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, तो इनके बीच क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इनके बीच क्या राइज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट। और ये लोग जो पुअर हैं, डच बोलने वाले पुअर हैं, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मौके या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे, अपॉर्चुनिटीज बहुत लेट मिली, है ना। इनको जल्दी से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी शुरुआत में, पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनी थी नई नई, तो शुरुआत की जो पॉलिसीज बनी, जो भी रूल्स रेगुलेशन बने, वो सारे किसको फेवर करते थे, इन माइनॉरिटीज को फेवर करते हैं। आप भी देख लीजिए हमारे कंट्रीज में भी मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं वो सारे माइनॉरिटी को फेवर करने वाले ही बनाए जाते हैं। तो यही बात हुई कहां पर, बेल्जियम में भी। बेल्जियम में भी क्या हुआ, जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है वो लोग ज्यादा रिच थे, लेकिन फिर भी जो लॉ बनते थे सारे उनको फेवर करने वाले ही बनते थे स्टार्टिंग में। और जो मेजॉरिटी है, जो एज कंपेयर टू पुअर है किनके, फ्रेंच के, वो लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे जो भी मिले वो क्या मिले, बहुत लेट मिले। तो यही कारण बना कि डच लोग एंग्री थे, किसके लिए, फ्रेंच लोगों के लिए, है ना। तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज हुआ। और अब हमें पढ़ना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे वहां की गवर्नमेंट, बेल्जियम गवर्नमेंट ने हैंडल किया, कैसे पावर शेयर किया फ्रेंच वालों के साथ, कैसे पावर दिया कुछ डच वालों के साथ। यही हमारा इस केस का बेस्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ बेल्जियम रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हमें पढ़ना है कि कैसे बेल्जियम ने अपने कम्युनिटीज के बीच, फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जो झगड़ा हो रहा है, उसको खत्म कैसे किया, कौन सा मेथड उन्होंने अपनाया उस झगड़े को खत्म करने। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इस झगड़े को शांत करने के लिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, रिच वर्सेस पुअर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना, इन्होंने क्या किया, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1950s के समय पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया 1970 से 1993 के बीच। जी हाँ, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950s तक बन गया था।
20 ईयर्स तक यानी 1970s तक बेल्जियम का उसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल चलता रहा। और उस 20 सालों में जो है माइनॉरिटी जो लोग रिच हो गए, माइनॉरिटीज को ज्यादा फायदा पहुंचा, और जो मेजोरिटी है वो उनके कंपेयर में पुअर रहते रहेगा कि उनको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है जल्दी नहीं मिले। मेजोरिटी को सारे लॉज माइनॉरिटी को फेवर करते थे 20 ईयर्स तक। फिर 1970 से 1993 तक जब 20 ईयर्स में प्रॉब्लम बहुत हो गया तो बेल्जियम के लीडर्स को लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेजोरिटी और माइनॉरिटी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, इनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। और रिजॉल्व करने के लिए, उस झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया, डिफरेंट पाथ यानी कि बहुत ही अलग तरीका चुना, अलग रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने क्या किया, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। उन्होंने बेल्जियम को कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, बदला। अमेंडेड मतलब समझते होंगे आप, है ना? दे अमेंडेड, अमेंड करना मतलब सुधार करना, संशोधन। इसके लिए हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड है संशोधन। उन्होंने बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 दफा बदला। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 बार। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। ठीक, और इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। हमारी कंट्री का एग्जांपल आप देख लीजिए, 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, आज 2019-2020 में चले आए हम, लेकिन फिर भी वही घिसा पिटा रूल चला जा रहा है। सारे रूल्स माइनॉरिटी को फेवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हर जगह पर जो रूल्स माइनॉरिटी को फेवर कर रहे हैं तो मेजोरिटी के मन में अपने आप क्या आएगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा। हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर सिविल सर्विस से लेकर आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर लॉ किसको फेवर कर रहा है, माइनॉरिटी को फेवर कर रहा है। तो क्या मेजोरिटी हमेशा चुप रहेगी? क्या मेजोरिटी हर बार चुपचाप उनके साथ हो रहे अत्याचार को सहते रहेगी? उन्हें जो डिसफेवर करते जा रहे हैं, है ना, मेजोरिटी को कोई लॉ फेवर ही नहीं कर रहा है, तो क्या उनके साथ जो जस्टिस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमेशा चुप रहेंगे? मेजोरिटी वाले को क्या गुनाह है? अगर आप मेजोरिटी फैमिली में पैदा हो गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अमीर ही रहेंगे, आप गरीब नहीं हो सकते, आपके लिए लॉ नहीं बनेंगे। तो ये जो गड़बड़िया कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बेल्जियम वालों ने नहीं होने दिया। शुरुआत में वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, तो वहां भी प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन जब माइनॉरिटी रिच हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया, रूल्स बदल दिए गए। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी 70 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, वही रूल चलता चला जा रहा है। तो याद रखिए, जब तक माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज के बीच सिमिलरिटीज नहीं लाएंगी, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बदलेंगे नहीं, तब तक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। एक तो हमारे लीडर्स को भी बहुत जरूरत है इन चीजों को समझने की, कि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाना चाहिए और उन सारे लॉज को चेंज करने चाहिए जो हमेशा किसको फेवर करते हैं, माइनॉरिटीज को फेवर करते हैं। ऐसे लॉ बनने चाहिए जो माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों को फेवर करें। तो ये सुधार की जरूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैसे बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, यानी अपने कम्युनिटीज के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को सुधार करने की कोशिश की। कैसे सुधार की? उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 टाइम्स। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। चलिए अब हम बात करेंगे कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, इस अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस थे, क्या चेंजेस किए गए थे, चलिए हम उसे पढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट how Belgium government solved these conflicts between French and Dutch people. So, first of all, number of Dutch and French speaking ministers will be equal in central government. बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अमेंडमेंट किया, उसमें से सबसे पहला चेंज क्या था कि जो भी नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी भले ही पूरे कंट्री में कौन ज्यादा है, मेजॉरिटी में डच वाले हैं और फ्रेंच क्या है, माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मिनिस्टर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि 50 मिनिस्टर अगर चुने गए हैं, 50 मिनिस्टर्स हैं, तो 25 फ्रेंच बोलने वाले होंगे, 25 डच बोलने वाले होंगे। यानी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मिनिस्टर शॉल बी इक्वल। ठीक, ये पहला चेंज लाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके बेल्जियन गवर्नमेंट में। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को अपने लॉज, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन संभालेगी, जैसे हमारे कंट्री में होता है। बिल्कुल जी हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को अलग से संभालेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स को अलग से संभालेगी। ठीक, यानी कि इन दोनों की पावर जो है वो सेपरेट होंगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग होंगे, लिखे होंगे बिल्कुल सही तरीके से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके काम बिल्कुल सही तरीके से क्लियर लिखे होंगे। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के काम जो है वो यूनियन लिस्ट में पूरी तरह से लिखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के काम स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं। ठीक, और एक थर्ड लिस्ट भी हमारे यहाँ जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, यानी बचे हुए सारे काम उसमें डाल दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी कर सकता है।
तो इस तरह की चीजें कहाँ की गई, बेल्जियम में भी की गई। तीसरा जो उन्होंने चेंज लाया, क्या चेंज लाया कि उन्होंने ब्रुसेल्स में अलग ही गवर्नमेंट बना दी, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ब्रुसेल को नहीं संभाल रही है। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे एक अलग ही गवर्नमेंट बना गई, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे। ब्रुसेल में हमने देखा कि उल्टा था, फ्रेंच बोलने वाले कितने थे 80% और डच बोलने वाले क्या थे 20%, लेकिन फिर भी वहां पर भी क्या किया गया, वही इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखा गया, चाहे फ्रेंच बोलने वालों चाहे डच बोलने वालों, सभी लोग क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक। और तो और वहां पर थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी लाई गई है, जैसे हमारे यहाँ थर्ड लेवल की गवर्नमेंट जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, वहां भी एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई जिसे कहा गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। यानी अपनी अपनी कम्युनिटी को संभालने के लिए, यानी फ्रेंच वाले अपनी कम्युनिटी को संभाले, डच वाले अपनी कम्युनिटी को संभाले, जर्मन वाले अपनी कम्युनिटी को संभाले, यानी कम्युनिटी को संभालने के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई गई। और इसमें जो पीपल इलेक्ट होते थे वो डच, फ्रेंच और जर्मन सभी लोग इलेक्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि डच वाले ही सिलेक्ट करेंगे, फ्रेंच वाले ही अपने के लिए इलेक्ट करेंगे। डच, फ्रेंच और जो जर्मन थे वो तीनों मिलकर डच वाले के लिए, तीनों मिलकर फ्रेंच वालों के लिए और तीनों मिलकर जर्मन वाले के लिए क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट। चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, जर्मन बॉर्डर पर रह रहे हो, ब्रुसेल में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सभी लोग मिलकर चुनेंगे और हर एक के लिए सभी मिलकर चुनेंगे, ठीक। तो ये है जो चेंजेस लाए हैं, जो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, 4 टाइम्स जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम की, वो ये चेंजेस हैं। क्या सबसे पहला चेंज क्या था कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी, यानी सबऑर्डिनेट नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, खुद के लॉ होंगे, अपना रूल अपने तरीके से चलेगी, ठीक। तीसरी बात क्या कि ब्रुसेल में अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे क्या, जिसमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले इक्वल रहेंगे, यानी कोई कम ज्यादा नहीं, चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, कोई बेनिफिट नहीं, सबको इक्वल रखा जाएगा, ठीक। और चौथा इसमें क्या चेंज लाया गया कि एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या, वो गवर्नमेंट जिसमें तीनों कम्युनिटी के लोग, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, तीनों मिलके अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए क्या चुनेंगे, एक पर्टिकुलर लीडर या गवर्नमेंट चुनेंगे। तो इस तरह से जो चेंजेस किए गए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया कंट्री में क्या होता है कि पूरे कंट्री में मुस्लिम्स जो हैं, एग्जाम्पल के दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम यहां बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, सॉरी, अगर हम बेल्जियम की कंडीशन से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें तो बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थे उनको मेजॉरिटी के इक्वल रखा गया, ठीक है, क्लियर है हर जगह। ब्रुसेल में जो मेजॉरिटी थी उसको भी माइनॉरिटी के इक्वल लाया गया है, यानी डच वालों को कभी फायदा हुआ तो कभी फ्रेंच वालों को, है ना। जहां पे डच माइनॉरिटी है वहां पे किसको फायदा हुआ, डच को। जहां पे फ्रेंच माइनॉरिटी है वहां किसको फायदा हुआ, फ्रेंच माइनॉरिटी को, ठीक है। तो वहां पे नुकसान बराबर करवाएगा या फायदा भी बराबर करवाएगा। लेकिन हम अपने कंट्री की बात बताते हैं, हम इंडिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जस्ट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। हमारे कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी है, लगभग 40% के आसपास, 14% के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ इंडिया में है, ठीक। तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे इंडिया में माइनॉरिटी है, पूरे देश में मुस्लिम लोग कम हैं, तो उन्हें माइनॉरिटी का फायदा मिलता है, उन्हें माइनॉरिटी में रखा जाता है और सारे जो बेनिफिट मिलते हैं माइनॉरिटी होने के नाते उनको मिलता है। जबकि दूसरी जो कम्युनिटी है मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, उनको ये फायदा नहीं मिलता, ठीक, कंट्री के हिसाब से। लेकिन वो स्टेट जैसे कि बंगाल, बिहार, यूपी, इन स्टेट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी में है और जो दूसरी कम्युनिटी है हिंदू वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वहां भी उन्हीं मेजॉरिटी को फायदा मिलता है। यानी ये गलत काम हो गया ना, यानी कंट्री में माइनॉरिटी में वो लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब वो अपने स्टेट में मेजॉरिटी बनते तो नुकसान भी उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, तब वहां भी फायदा उठा रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान से सोचिए कि आप अगर माइनॉरिटी हैं तो आपको फायदा चाहिए, लेकिन आप मेजॉरिटी है तो नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उस कम्युनिटी के मन में ये आ जाता है कि वो माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी, उनको फायदा चाहिए ही चाहिए। तो अगर इस तरह की बातें कंट्री में चलेंगी, इस तरह के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे, तो जरूर एक ना एक दिन कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप आए दिन हिंदू मुस्लिम रियॉट्स, क्लैशेस देखते रहते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया और बेल्जियम जैसे कंट्रीज से एग्जाम्पल के तौर पर नहीं देखा गया और इस तरह चेंजेस नहीं किए गए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व किया गया,
तो आने वाले समय में हमारी कंट्री में भी क्या हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशंस, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो हमारे लीडर्स को भी क्या करना चाहिए, इस तरह के चेंजेस करने चाहिए। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में, है ना। हमने पढ़ा, उसके बाद पावर शेयरिंग जो भी की जाती है किस तरीके से की जाती है हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बेल्जियम के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा कि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो फेडरल स्टेट है और कहाँ पर है, वेस्टर्न यूरोप में है। हमने पढ़ा बेल्जियम की पॉपुलेशन क्या है, लिटिल ओवर 1 करोड़ की है। ठीक, हमने सारी बातें पढ़ी। हमने पढ़ा बेल्जियम की जो नेबरिंग कंट्रीज है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये कंट्रीज हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इथनिक कंपोजिशन कैसा है, 59% लोग हैं जो कहाँ पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा, बताए थे ना, FD, फ्लेमिश, डच। ठीक, उसके बाद 40% लोग कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच, बताया था, WF, याद रखिए। उसके बाद 1% लोग कहाँ रहते हैं, जर्मन बॉर्डर पर रहते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन ये तो कंट्री की बात होगी ना, कंट्री में 59% मेजोरिटी में है कौन लोग, डच बोलने वाले वो लोग। लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल है, कौन है बेल्जियम की कैपिटल, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में कंडीशन उल्टी है, 80% लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। यानी वहां जो मेजोरिटी है कंट्री में, वो ब्रुसेल में माइनॉरिटी है। जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी है, वो ब्रुसेल में क्या है, मेजोरिटी है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पूरे कंट्री में, वो कंपेरेटिवली रिच है, किसके कंपेयर में, मेजोरिटी के कंपेयर में। क्योंकि मेजोरिटी को रूल्स एंड रेगुलेशन फेवर नहीं करते थे। शुरुआत के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, हमेशा किसको फेवर करते थे, माइनॉरिटी को। इस कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ, किसका, मेजोरिटी का। और यही कारण था एंगर, कॉन्फ्लिक्ट और गुस्से का दोनों कम्युनिटी के बीच। फिर हमने पढ़ा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया। हमने देखा कि इसमें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कितनी बार, 4 बार। कब से कब तक, 1970 से 1993 तक, इतनी बार अमेंड किया। इस अमेंड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था कि जो भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। हमने ये भी पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद अलग रूल करेगी। तीसरा बात हमने क्या पढ़ा कि जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की भी परमिशन दी गई है, किन लोगों को, सभी गवर्नमेंट के, सभी कम्युनिटी एक लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोगों को परमिशन दी गई। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके लिए हम सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन लोगों के द्वारा इलेक्ट होती थी। ठीक, आज का सवाल ये है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी कहाँ पर, बेल्जियम में, उस गवर्नमेंट के पीपल को, मिनिस्टर्स को कौन इलेक्ट करता था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।